आज है 15 अप्रैल 2024 और हम IGCSE में पेपर 22 के डिफरेंट वेरिएंट सॉल्व कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम फरवरी मार्च 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस पेपर में जो आसान क्वेश्चन है जल्दी जल्दी हम आपसे पूछेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट लैब में पेंडुलम के टाइम पीरियड को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसने 20 ऑसिलेशंस का टाइम पहले वो मेजर कर रहा है और हर मर्तबा जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो ही रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट 3 more times। 3 दफा करता है एक्सपेरिमेंट और उसके पास जो रीडिंग्स हैं वो रीडिंग्स आपके सामने उसने लिख दी है। कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का एवरेज टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो बड़ी ही सिंपल सी बात है सर, कभी भी एवरेज निकालना हो तो हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और जितनी तादाद होती है, जितनी एंट्रीज होती हैं, उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो सवाल बहुत ही आसान है। तो क्या सदीम आप हमें आंसर बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर बनेगा? जी बेटा, आप हमें आंसर बता सकते हैं सदीम, इसका क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर वन का बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन के बी में आप मुझे बताएं कि इनको ऐड करके 4 से डिवाइड किया, वो रिजल्ट आ गया 20 ऑसिलेशंस का। हमें चाहिए होता है 1 ऑसिलेशन का टाइम, ठीक है जनाब। तो अब क्या करना चाहिए? सर, जो रिजल्ट आएगा उसको 20 से डिवाइड कर देंगे। तो आपने भी सदीम ऐसा ही किया है कि इन 4 रीडिंग्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, इट इज द एवरेज टाइम पीरियड ऑफ 20 ऑसिलेशंस। देन इट इज डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमें दे देगा 1 ऑसिलेशन का एवरेज टाइम, ठीक है ना। ये हमें दे देगा 1 ऑसिलेशन का एवरेज टाइम। तो सदीम बेटा, बहुत अच्छा आपने आंसर किया। सवाल वैसे था भी आसान। मोहम्मद सलीम, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। मोहम्मद सलीम, आपसे हमारा सवाल ये है कि एक टेनिस की बॉल है और ये बॉल फॉल कर रही है फ्रॉम द अपस्टेयर विंडो ऑफ अ हाउस, ठीक है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड? अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दी जाए तो इट इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। और जब फ्री फॉल मोशन होती है तो एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं मोहम्मद सलीम? बहुत ही गलत आपने आंसर दिया है, ठीक है। जब फ्री फॉल मोशन होती है, जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर होती है, तो एक्सेलरेशन को जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। और 9.8 इट स्टेज सेम, इट स्टेज सेम। तो जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर होगी, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, तो इट इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन ना डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ना मास पे डिपेंड करती है। इट रिमेन सेम, शुरू से आखिर तक सेम रहती है, एंड इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द राइट आंसर इज डी। आपने बेटा मास जो सोच के बताया ना, तो खैर वो तो बहुत ही दूर हो गया और मैं लंबी करूंगा तो टाइम ज़ाया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये है कि एक कार रोड पे जा रही है, उसकी स्पीड 14 मीटर पर सेकंड है, उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 5 सेकंड का दिया हुआ है, फाइनल स्पीड पूछ रहे हैं। अच्छा बेटा, जब हम आईजीसीएसई फिजिक्स पढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम ए लेवल्स में आ जाते हैं तो ए लेवल्स में जो यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमेशा सारे के सारे टीचर आपको इस फॉर्म में पढ़ाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो आप देखिए वही एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, इसकी शक्ल को मैंने बदल दिया है। और अगर हो सके तो आप इसको याद कर लें। इसे फिजिक्स में लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा, इनिशियल स्पीड 14 है, एक्सेलरेशन 4 है, टाइम 5 सेकेंड है, तो 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 14 34। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है डी। तो आई होप कि आप इस इक्वेशन को एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लें और ये इक्वेशन ए लेवल्स की फिजिक्स में बहुत
फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो इसको बड़ा जरूर याद कीजिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड इट इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद है जनाब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जमीन पे 9.8 है, लेकिन अगर आप वीनस पे चले जाएं तो 8.8 है, मार्स पे चले जाएं 3.8 है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 42 न्यूटन है वीनस पर। क्वेश्चन है बताइए उसका मास क्या होगा। तो आपको पता है बेटा मास तो सर कभी चेंज होता ही नहीं है। तो अगर आप वीनस पर उसका मास कैलकुलेट कर लें तो W इज इक्वल टू एम जी। और बेटा सदीम आप मुझे नंबर बता देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वेट की जगह मैंने लिखा 42, ठीक है जनाब। मास मैंने कैलकुलेट करना है, जी वीनस पर है 8.8। 42 को 8.8 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? 4.77 यानी 4.8 आ जाता है। तो मास का तो कोई मसला है नहीं, ठीक है ना। अब जब मास आ गया तो कह रहे हैं अब आप बताइए इसी ऑब्जेक्ट का वेट मार्स पे क्या होगा। तो सर मार्स पे लेके चले गए, W इज इक्वल टू एम जी। सर मास यही वाला लीजिए, जी मार्स वाली ले लीजिए। मार्स वाला जी है 3.8। 3.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सदीम आप हमें आंसर कीजिए, क्या आंसर बन जाएगा? 18 बन जाएगा, ठीक है जनाब। तो इसका आंसर बन जाएगा ए। तो हमें वीनस पर फील्ड स्ट्रेंथ यानी जी बता दी, वीनस पर वेट बता दिया, तो हमने पहले मास कैलकुलेट कर लिया। उसी मास को मैं मार्स वाली ग्रेविटी से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो मुझे वेट मिल गया। तो सवाल बड़ा आसान सा था इसलिए मैंने किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। इट इज अ डेंसिटी कैलकुलेशन मेथड जिसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले सिंपल पानी है खाली सिलेंडर में, पानी का मास आ रहा है 200 ग्राम। उसके अंदर आपने पत्थर डाल दिया, मास हो गया 264 ग्राम। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि कितना मास पत्थर का है, तो पत्थर का मास फाइनल मास थोड़ी होगा सर, इट विल बी इंक्रीज इन मास। जितना मास इंक्रीज हुआ होगा, जितना मास इंक्रीज हुआ होगा वही इंक्रीज मास हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। नंबर वन। नंबर टू, डेंसिटी के लिए चाहिए होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज इन डेप्थ तो नहीं होता बल्कि इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जितना इंक्रीज हुआ है, मास जितना इंक्रीज हुआ है, इसी में से मास और वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी जो हम डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। जितना मास इंक्रीज होगा, जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उन दोनों का डिफरेंस करके, यानी जितना इंक्रीज हुआ होगा उसको डिफरेंस करके जब डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। ना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक कार का मास आपको बता रहे हैं, फोर्स लग रही है और फोर्स लगने की वजह से कार एक्सेलरेट हो रही है 15 से 20 तक। पूछ रहे हैं बताइए फोर्स कितनी होगी। तो सर फोर्स होती है F इक्वल टू एम ए, मास 1500 है। ए निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और जब आप इससे पूरा सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा सी, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। एक मेटल का वायर है, उसको मैं लोड बढ़ाता जा रहा हूँ बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पर हूँ तो जब मैं लोड हटाऊंगा तो वो ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ पर वापस आ जाएगा। ये सेंटेंस रिमेन वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मुझे नहीं पता आईजीसीएसई में है या नहीं, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर हम ये पढ़ाते हैं कि किसी स्प्रिंग पे मैं लोड हटाऊं और लोड हटाने पर वो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट पर अभी जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है और वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के भी अंदर है। लेकिन इसके में जो बाकी स्टेटमेंट है उसको जरा देखें। ए स्टेटमेंट, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफाना बात हो गई। सर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक तो हुक्स लॉ वैसे भी ओबे होता है।
When the load is increased beyond the limit of proportionality, diameter of wire will increase. इंतहाई बेवकूफ़ाना बात, जब तार को मैं खींचूंगा तो तार थिन हो सकता है, लेकिन डायमीटर इंक्रीज होना इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है। डी ऑप्शन, अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ वायर। ठीक है जनाब, लिमिट कोई शेप में चेंज ही नहीं होगी थी, भी बेवकूफ़ाना बात है, खींचेंगे तो स्प्रिंग होगा, वायर होगा, स्ट्रेच तो होगा। तो खैर आंसर सी है। अलबत्ता लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आईजीसीएसई में वो पॉइंट होता है जहां तक का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और क्योंकि आप लोग आईजीसीएसई तकरीबन खत्म कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ए लेवल्स भी पढ़ाने दीजिए। ये फोर्स है और ये एक्सटेंशन है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद ग्राफ कर्व होने लगता है, लेकिन इस कर्व में भी एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आईजीसीएसई में है, इलास्टिक लिमिट आईजीसीएसई में नहीं है। मैं आपको लंबी करके सुना रहा हूँ, ए लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इलास्टिक लिमिट तक ऐसा होता है कि जब आप लोड हटाओगे तो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल लेंथ पर वापस आ जाएगा। ऐसा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में भी होता है और ऐसा इलास्टिक लिमिट तक होता है। ठीक है जनाब, तो ये मैंने आपको थोड़ी लंबी सुना दी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहे हैं डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, और इसको पिवट कर दिया पॉइंट पी पर। दो लोड हैंग किए हुए, एक लोड W1 है, दूसरा लोड W2 है, आइदर साइड ऑफ पिवट द रूल रिमेन बैलेंस। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आप इसके अंदर गौर कीजिए कि दोनों जो वेट्स हैं W1 W2, क्या इनकी वैल्यूज दी हुई हैं? क्या इन्होंने इनकी वैल्यूज दी हुई हैं? वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, लेकिन कह रहे हैं रूल बैलेंस है। सर अगर रूल बैलेंस है फिर तो बेफिक्र होकर बोले कि एक इसमें से क्लॉकवाइज होगा, एक इसमें से एंटी क्लॉकवाइज होगा, और दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा ना, वो भी जीरो होगा। रिजल्टेंट मूवमेंट जीरो होगा, क्योंकि अगर रूल बैलेंस है तो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है तो मूवमेंट, रिजल्टेंट मूवमेंट भी जीरो होता है और रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होती है। रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होती है। अलबत्ता किसी बच्चे को अगर मैं तंग करने के लिए एक सवाल यूं पूछ लूं, और ये सवाल अगर मैं मोहम्मद सदीम आपसे पूछूं, सदीम यार ये बताना कि ये जो वेट है, दिस वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, ये दो वेट बेटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 100 न्यूटन है, फॉर एग्जांपल ये 100 न्यूटन है। इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे तो जीरो नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। 100 + 100 ये तो 200 हो गया, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से जीरो हो गई? नहीं नहीं, फोर्स की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट तो बराबर है, मूवमेंट तो बराबर है। रिजल्टेंट फोर्स कैसे जीरो है? मेरा क्वेश्चन है द रूल इज बैलेंस्ड, देन ऑब्वियसली इट विल ओबे फर्स्ट कंडीशन एज वेल एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन है रिजल्टेंट मूवमेंट जीरो होगा, जो कि मुझे नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर होगा। रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगी, पर रिजल्टेंट फोर्स मुझे तो जीरो लग नहीं रही, क्योंकि 100 ये रहा, 100 ये रहा, तो ये तो 200 हो गई। तो इन दोनों 200 को, 100 ये 200 किससे कैंसिल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत जा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ताहा बता देगा, ताहा बता रहा है यार, ये 100 100 200 ये कहाँ से जीरो हो रहा है? ताहा, सुमाना बेटा तुम बता दो। 100 100 एक्टिंग डाउनवर्ड कैंसिल तो नहीं हो रहे, और वो कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है तभी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। सुमाना, सुमाना को भी नहीं आता मुझे लगता। कलीम तुम ट्राई कर लो यार। अब नहीं ना, किसी को भी नहीं आ रहा सर, सुनो किसी को भी नहीं आ रहा सर। 100 100 200 एक्टिंग डाउनवर्ड। सर ये जो पिवट है ना, पिवट, पिवट दे रहा है इसको ऊपर की तरफ रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन फोर्स होगी ना, ये पक्की बात है 200 के बराबर होगी। तो डाउनवर्ड 100 100 200, और पिवट का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर 200 होगा, तो ये वाला 200 इन दोनों 200 को कैंसिल कर रहा होगा, तभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप सारे स्टूडेंट हैं, गलती कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्टेंट मूवमेंट जीरो होगा, ओके। मैंने कहा रिजल्टेंट फोर्स कैसे जीरो होगी, तो मैंने आपको बताया कि ये जो पिवट है ये अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन देगा,
और ये नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों वेट के सम के बराबर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस है तो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगी और रिजल्टेंट मूवमेंट भी जीरो होगा। ठीक है, बस मैंने आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा बात पूछ ली जो आप लोग बताने में फंस गए। क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर क्वांटिटी बताएं। सर वेलोसिटी वेक्टर है, बाकी मास, डेंसिटी, टेम्परेचर सब स्केलर है। क्वेश्चन नंबर 10, रिजल्टेंट फोर्स 500 न्यूटन की है, 10 सेकंड तक लग रही है। This causes the velocity of car to double. What is the final velocity of car? What is final velocity of car? इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी तो बताई नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी बताए बगैर कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी डबल हो गई है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इस सवाल को? किसी बच्चे ने सॉल्व किया भाई इस सवाल को पहले? हाँ बेटा कलीम, तुमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था? नहीं हुआ था ना? अच्छा कर रहे थे, जरा कोशिश कर लीजिए इसको, कोशिश कर लीजिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार? ठीक है जनाब, इस क्वेश्चन में देखिए वाकई उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल काम कर दिया। अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है सर, फोर्स है 500, मास है 1000। ए क्वेश्चन में बताया नहीं है, ए निकालूंगा मैं। ए आ जाएगा 0.5। पहले मैंने निकाल लिया ए। ठीक है ना, पहले मैंने निकाल लिया ए। अच्छा, दिस कॉजेज द वेलोसिटी ऑफ कार टू डबल। वेलोसिटी को डबल कर देना है। तो अगर मैं आपसे कहूं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना सर, एक्सेलरेशन है 0.5, टाइम टाइम है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड डिवाइड है बेटा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर v और u मैं कर सकता हूं, पर मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं बेटा, आप अपना बेटा बच्चे दिमाग लगाए ना। v और u के साथ क्या करें? फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। खुद से दिमाग लगाएं, आंसर नहीं बताएं, मैं आपसे आंसर पूछ भी नहीं रहा। हसन बेटा मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, लेकिन अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करें कि पेपर में ऐसा सवाल आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या सोचेंगे? फोर्स और मास से एक्सेलरेशन मैंने बता दिया, एक्सेलरेशन और टाइम से मैंने यहां तक आपको पहुंचा दिया, ये नंबर आ गया 5। इस v और u पर आपको 1 मिनट दे रहा हूं सोचने का। अगर आप सोच लें तो अच्छी बात, नहीं सोच पाएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ बेटा खौला, v और u की जगह क्या लिखूं खौला? बेटा खौला, v और u की जगह क्या लिखूं कि मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाए? तो जरा सुने सर, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं बताई हुई, उसका मैंने नाम रख लिया x। ठीक है जनाब, उसका मैंने नाम रख लिया x। इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जनाब, जब फोर्स लगी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ कार डबल हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी डबल हो गई। फाइनल वेलोसिटी डबल हो गई। ठीक है ना, अब इनिशियल वेलोसिटी सवाल में बताई नहीं है, उसका नाम मैंने रख लिया x। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने x बोल दिया, फाइनल वेलोसिटी को मैंने डबल कर दिया। अब इसमें से मैं x निकाल सकता हूँ, 2x में से x गया, बाकी बचा x। x आ गया 5। x आ गया 5। अच्छा खौला, सिर्फ इतनी सी बात बता दें, इसका आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से? बी होगा। ये अच्छी बात है, इसका मतलब है आप बिल्कुल क्लास में प्रेजेंट है। सर इनिशियल वेलोसिटी 5 आई है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी 5। उसने पूछा है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इज डबल। तो हमने जो निकाली है वो इनिशियल निकाली है, फाइनल इज डबल, और फाइनल डबल है तो इसका आंसर होगा 10। खाला बेटा बहुत अच्छा आपने आंसर किया, क्योंकि उसने फाइनल वेलोसिटी पूछी है, जबरदस्त हो गया जी। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक चाइल्ड पुश कर रहा है एक टॉय कार को एक हॉरिजेंटल सरफेस पर, और उसको पुश करके उसने छोड़ दिया। एज द कार स्लोज डाउन, व्हाट इज मेन एनर्जी ट्रांसफर? तो जब उस बच्चे ने कार को पुश किया तो मतलब उसने कार को मूव करा दिया।
जब कार को उसने मूव कराया तो कार में आ गई काइनेटिक एनर्जी, कार में आ गई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर इस कार को या इस ऑब्जेक्ट को, टॉय कार को, वो ऊपर उछाल देता तो आंसर सी होता, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाता। लेकिन उसने कार को जमीन पर रख के पुश किया और कार आगे जाकर रुक गई या स्लो हो गई, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी टायर की फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जब कार को पुश किया तो टॉय कार को पुश करने से टॉय कार में आ गई काइनेटिक एनर्जी, टॉय कार आगे जाके रुक गई, रुकने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई थर्मल में। अगर ऊपर उछाल देते तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती, जमीन पे आगे जाके रुक गई तो देयर इज कन्वर्जन इनटू काइनेटिक एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि जब टाइम जीरो है तो एक कैनन बॉल स्टेशनरी इनसाइड अ कैनन, ठीक है जी। द कैनन बॉल इज देन फायर्ड फ्रॉम द कैनन, ठीक है जी। एट t is equals to 0 the cannonball moves forward and cannon moves backward, ठीक है जनाब। तो बात समझ में आ रही है। कैनन हम लोग कहते हैं उर्दू में तोप को, तोप के अंदर कोई गोला लगा हुआ है, उसको फायर किया जा रहा है तो गोला फॉरवर्ड जाएगा और जो तोप होगी वो पीछे की तरफ आएगी। अच्छा जी, पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछना ये चाह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा और टोटल मोमेंटम में क्या होगा, दोनों के बारे में आपने बताना है। ठीक है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम, दोनों के बारे में आपने बताना है। तो दोनों के बारे में क्या होगा तो गौर से सुनिएगा। सर होता ये है कि कैनन बॉल स्टेशनरी थी, जब स्टेशनरी थी तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। कैनन बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ठीक है। कैनन बॉल की भी और कैनन की भी, दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। और जब हमने फायर किया तो कैनन बॉल आगे चली गई, कैनन खुद पीछे चली गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर अब कोई फर्क नहीं पड़ता तो काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी यानी बॉल भी मूव कर रही है और कैनन भी मूव कर रही है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में आ गया चेंज, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में आ गया चेंज, ठीक है जनाब। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी मोमेंटम की, तो याद है मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम के वेक्टर क्वांटिटी होने में डायरेक्शन का भी मसला है। क्या मसला है? फॉर एग्जांपल ये बॉल है, फॉर एग्जांपल ये कैनन है। अब जो बॉल है, बॉल का मोमेंटम है 50, कैनन बॉल इसका मोमेंटम -50, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए एक को माइनस में लेंगे, एक को प्लस में लेंगे। तो जब हमने बॉल को फायर नहीं किया था, देवर स्टेशनरी, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी, मोमेंटम भी जीरो था। पर जब फायर कर दिया तो फायर करने के बाद मोमेंटम भी जीरो रहेगा, यानी मोमेंटम विल रिमेन सेम, मोमेंटम पहले भी जीरो था, मोमेंटम बाद में भी जीरो रहेगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो थी लेकिन बाद में जीरो नहीं रहेगी, ठीक है ना सर। वजह, सर वजह यह है कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, स्केलर में डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल थी, इसकी फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी थी 20, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 20, पर एक प्लस एक माइनस काइनेटिक एनर्जी में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी स्केलर, इसमें प्लस माइनस डायरेक्शन का चक्कर नहीं होता। तो पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। पर मोमेंटम, सर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और जब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम में डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो उसमें प्लस माइनस है, और जब उसमें प्लस माइनस है तो आफ्टर फायरिंग द कैनन बॉल मोमेंटम विल बी जीरो। पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो है, तो मोमेंटम रिमेन सेम। आप बेटा सोमाना सर मुझे इतनी सी बात बता दें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, मोमेंटम जीरो ही है पहले भी बाद में, इसकी क्या मेन रीजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी, हाँ बोले बोले बोले। अल्लाह 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 अल्लाह। सुमाना बेटा कहाँ से कहाँ आप लेके चलेंगे बात को। हम लोग
कैनन यानी तोप से कैनन बॉल को थ्रो कर रहे हैं। इसमें ना कोई क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना कोई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। दोनों जो बॉल है जो तोप है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल गन है या तोप है। इसके अंदर से बॉल को मैं फायर कर रहा हूँ, तो जो बॉल है वो आगे की तरफ जा रही है, जो गन है वो पीछे की तरफ जा रही है, बॉल आगे की तरफ जा रही है। इसमें ना कोई क्लॉकवाइज है ना इसमें कोई एंटी क्लॉकवाइज है। और सुमाना इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि अलर्ट है। हो सकता है स्कूल से थक कर आई हुई है इसलिए इतना उल्टा इन्होंने आंसर कर दिया। दोबारा बेटा गौर से सुनिएगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मोमेंटम नॉट चेंज, मोमेंटम रिमेन सेम। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता। इसलिए टकरा फायर करने से पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पर फायर करने के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम जीरो नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। तो बस इतनी सी बात याद रखें, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, स्केलर होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम में डायरेक्शन का चक्कर है, इसलिए बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर दोनों कंडीशन में मोमेंटम विल बी जीरो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम, यानी जो हम लोग डैम बनाते हैं ना बेटा डैम, तो उस डैम के अंदर हम लोग पानी स्टोर कर लेते हैं। जब पानी स्टोर कर लेते हैं तो क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो पानी का मास है, सर वो पानी का मास है 800 kg। पानी की जो हाइट है वो है 2.2 मीटर एवरी सेकेंड। ठीक है जनाब। तो मास बता दिया, हाइट बता दी, इट बिकम्स mgh। इलेक्ट्रिकल आउटपुट 16 पॉइंट सॉरी 10.6 किलोवाट। एफिशिएंसी पूछ रहे हैं सर, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट है 10.6 किलो, किलो का मतलब एक्सपोनेंट 3। आउटपुट है 10.6 किलो, किलो का मतलब एक्सपोनेंट 3। इट इज आउटपुट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट है डैम में स्टोर किया हुआ पानी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी। पानी की पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। ठीक है बेटा, ये एम है, जी तो आपको पता है, ये एच है। एवरी सेकेंड है इसलिए मुझे टाइम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि रिजल्ट उसने परसेंटेज में दिया हुआ है इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो आउटपुट 10.6 किलोवाट, इनपुट डैम में स्टोर पानी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी mgh। सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा सी। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनपुट पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच अपॉन टाइम, क्योंकि उसने पर सेकंड बोला है इसलिए मैंने टाइम को इसमें लिखना मुनासिब नहीं समझा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। कह रहे बताइए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। भाई प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स यहाँ पे होती है वेट, तो वेट डिवाइडेड बाय एरिया। वेट फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इट इज प्रेशर। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं जनाब स्मोक पार्टिकल इट इज ब्राउनियन मोशन, जो अब हमारे कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं ईथर इज अ लिक्विड दैट इवेपोरेट्स इजीली एट रूम टेम्परेचर। द रेट एट विच ईथर इवेपोरेट्स कैन बी इंक्रीज बाय बबलिंग एयर थ्रू इट। ठीक है जनाब। द डायग्राम शोज दिस प्रोसेस। ठीक है। अगर आप ईथर में हवा फूकने लगे तो उसके अंदर बबल बनेंगे और बबल बनने से कह रहे हैं इवेपोरेशन तेज हो जाती है। इवेपोरेशन तेज हो जाती है। इसके लिए तीन बातें वो नीचे बता रहे हैं। नंबर वन, सजेस्ट दैट द टेम्परेचर डिग्रीज, इसमें फूक मारने से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इवेपोरेट मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड एट अ ग्रेटर रेट। ठीक है जनाब। तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? ठीक है जनाब। तो इसकी रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज होना, भाई हमें नहीं पता कि इंसान मुंह से फूके मार रहा है या किसी मोटर से फूके मार रहा है, एयर थ्रो कर रहा है। तो एयर आने से टेम्परेचर कम या ज्यादा होना तो अभी हमें समझ में नहीं आता। कह रहे हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों इंक्रीज हो गया, वजह बतानी है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होने की वजह बतानी है।
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होने की वजह में टेम्परेचर का तो मुझे कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। टेम्परेचर का तो मुझे कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। सजेस्ट दैट द सरफेस एरिया ऑफ ईथर इज इंक्रीज। सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाएगा? सजेस्ट दैट इवेपोरेट मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड एट ग्रेटर रेट। चलिए बात समझ में आती है। फूंक मारने से जो मॉलिक्यूल है वो नीचे से ऊपर की तरफ तेजी से भागेंगे, और नीचे से ऊपर जब तेजी के साथ भागेंगे तो जो सरफेस है, सरफेस पे से वो तेजी के साथ हवा में ऊपर उड़ना शुरू कर देंगे। बात समझ में आती है। पर सरफेस एरिया बढ़ जाना, ये बात मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मैं मार्किंग स्कीम में देख रहा हूँ तो लिखा हुआ है सी। सी लिखा हुआ है, ठीक है। और सी का मतलब है सजेशन 2 और 3। तो 3 की तो बात समझ में आती है कि मॉलिक्यूल जो नीचे से मैं एयर थ्रो कर रहा हूँ, तो एयर जो है पार्टिकल को नीचे से सरफेस पे ला रही है, और जब सरफेस पे ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं तो वो पार्टिकल तेजी के साथ इवेपोरेट हो रहे हैं। बात समझ में आती है। दूसरी बात, सरफेस एरिया ऑफ ईथर इज इंक्रीज। सरफेस एरिया बढ़ जाना सेंस कोई नहीं बना रहा। सरफेस एरिया ऑफ ईथर इज इंक्रीज। सरफेस एरिया ऑफ ईथर इज इंक्रीज। अच्छा जी, सरफेस एरिया ऑफ ईथर इज इंक्रीज्ड। ये है सरफेस एरिया ऑफ ईथर। ईथर का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। मेरा तो दिमाग इसको मानने को कोई भी तैयार नहीं है, ठीक है जनाब। तो मेरे ख्याल में तो इसका आंसर डी हो जाना चाहिए था, 3 ओनली। पर आंसर मार्किंग स्कीम में भैया लिखा हुआ है सी। मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है सी। इसको किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं भाई? किसी बच्चे को लग रहा है सरफेस एरिया ईथर का इंक्रीज हो गया है? कोई इसको जस्टिफाई करा सकता है? सारे बच्चे समझदार हो बेटा, पेपर देने जा रहे हो, इतनी तो जस्टिफिकेशन आप लोग भी कोशिश करके बना सकते हो। हाँ बेटा सुमाना, तुम्हें लगता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है ऊपर से एयर थ्रो करने पर? सुमाना भी नहीं बता रही है। खौला, आपको लगता है बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज? तो ये क्वेश्चन जनाब गड़बड़ वाला क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है सी, इसलिए मान लीजिए सी। मार्किंग स्कीम तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन सजेस्ट दैट सरफेस एरिया ऑफ ईथर इज इंक्रीज, इस चीज को मैं अपने लिए छोड़ता हूँ। और कल मैंने सुमाना वाली क्लास के अंदर भी एक हाफ लाइफ का सवाल कर रहा था, उसकी एक्सप्लेनेशन भी अभी मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए और आगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैं बार बार, हाँ बेटा बोले मैंने। हाँ, अच्छा हाँ, यानी कि अगर हम यूं सोचें, रुके रुके रुके, मेरी ताहा ने बड़ा इतना मशवरा दिया है कि हो सकता है कि बबल आने की वजह से सरफेस एरिया ऊपर की तरफ यूं उड़ जाए, क्योंकि नीचे से एयर बबल आ रहे हैं, एयर के बबल आ रहे हैं, एयर के बबल आने की वजह से जो उसकी सरफेस मुझे सीधी लग रही है, तो वो इस तरह से हो गई, कॉन्वेक्स हो गई, ठीक है ना। और अब कॉन्वेक्स हो गई, ऊपर की तरफ उड़ गई, तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ जाना फिर इस तरह से समझ में आ जाता है। ताहा, आप भी कुछ ऐसे ही कहना चाह रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं जो मुझे बात समझ में आई है? एयर बबल नीचे से आ रहे हैं तो सर, और ऐसा होता है, आपने देखा होगा, मुझे भी बात समझ में आ रही है। जब दूध बॉयल होता है, जब दूध बॉयल होता है, तो आपने देखा होगा कि दूध को जिस बर्तन में हम बॉयल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर, टॉप के ऊपर, जाहिर सी बात है मलाई की एक लेयर बनी हुई होती है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी जो है लेयर है वो नीचे से ऊपर उठ जाती हो। बीच वाला हिस्सा ज्यादा ऊपर उठा हुआ होता है, और साइडें थोड़ी सी नीचे की तरफ होती हैं, जैसे कि मैंने ब्लैक वाली सरफेस बनाई है, ठीक है जनाब। इस तरह से दूध की जो मलाई होती है वो ऊपर की तरफ उठ के आती है, और वजह वही होती है कि उसके अंदर जब बॉइलिंग हो रही होती है तो बबल्स आ रहे होते हैं, और जब वो बबल्स आ रहे होते हैं तो सरफेस के एरिया को इस तरह से बढ़ा देते हैं। ठीक है ताहा, मैं आपके इस आंसर को इसकी जस्टिफिकेशन में ले लेता हूँ। ठीक है जी, आंसर का आंसर है ही सी। जस्टिफिकेशन लेना चाह रहे थे, और ताहा ने मेरे ख्याल में मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया। ताहा, आप भी यही कहना चाह रहे थे या आप कुछ और कह रहे थे, मैंने कुछ और समझा दिया? ठीक है जी, ठीक है। और जो मैंने दूध वाली एग्जाम्पल दी, आपने कभी देखा है दूध उबलते हुए? ताहा, चाय उबलती हुई देखी है ना, तो वो बीच में से ज्यादा ऊपर उछल रही होती है, फ्लेम वाली बीच वाली जगह से ना। जी 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 जी, ठीक है ना, तो उसकी वजह मेरे ख्याल में यही वजह है। अच्छा जी, और आगे आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर मच्छर तंग कर रहे हैं भाई तो, अरे जनाब, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए कि सम आइस इज स्लोली हीटेड एंड इट्स टेम्परेचर इज मेजर्ड, ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम, which law describes what happened to the thermal energy and to the temperature
इन सेक्शन एक्स। भाई देखो ये जो सेक्शन एक्स है, इस सेक्शन एक्स में नजर ये आ रहा है कि सर टेम्परेचर तो स्टेज सेम। भाई टेम्परेचर तो ऊपर जा ही नहीं रहा यार, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। टेम्परेचर तो एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है ना। टेम्परेचर एक जगह पे रुका हुआ है तो सर वो थर्मल एनर्जी जा कहाँ रही है? तो वो थर्मल एनर्जी एक टॉपिक हम लोग पढ़ाते थे, इस स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वो आइस के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है और फिर आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग को ब्रेक कर रही होती है, इंटरमॉलिक्यूलर ब्रेकिंग कर रही होती है। तो पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर दूर कर रही होती है। तो खैर इसका आंसर बी है। और वजह वही है कि जब मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा होगा तो मेल्टिंग प्रोसेस में हीट गेन बाय आइस होगी, नंबर वन। नंबर टू, टेम्परेचर स्टेज सेम। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं द डायग्राम शोज द apparatus needed for an experiment to determine the specific heat capacity of the material from which an object is made। ठीक है जी। Q इज इक्वल्स टू सी एम थीटा, और सी हमने मेजर करना है। सी मेजर करने के लिए जहाँ लिखा हुआ है क्यू, तो इस क्यू की जगह हम लोग वोल्ट मीटर, एम मीटर और टाइम, ये तीनों रीडिंग्स ले सकते हैं। ये तीनों रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है जनाब। अब इन तीनों रीडिंग में कह क्या रहा है, which piece of apparatus could be omitted if the purpose of the experiment is to determine the thermal capacity of object। अच्छा, पहले हम लोग मेजर कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर कर रहे थे तो बोल रहे थे पूरा apparatus चाहिए, सही बात है। अब कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट नहीं निकालना बल्कि खाली थर्मल कैपेसिटी निकालना है। आपको याद है थर्मल कैपेसिटी में मास नहीं होता, और जब मास नहीं होता तो मैं इस बैलेंस को अगर हटा दूं, क्योंकि बैलेंस से मास आ रहा है, बैलेंस में से मास आ रहा है, अगर मैं बैलेंस हटा दूंगा तो मास की मेजरमेंट आउट हो जाएगी, मास की मेजरमेंट ओमिट हो जाएगी। और अगर मास की मेजरमेंट हटा दूंगा तो ऑब्वियसली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी जगह मुझे पता चल जाएगी वैल्यू ऑफ थर्मल कैपेसिटी। मुझे थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो राइट आंसर इज बी, बैलेंस को हटा दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों में स्टेट चेंज होती है, सही बात है जी, स्टेट चेंज होती है। विच रॉ गिव्स द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है ना। अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन के डिफरेंस हमने आपको बहुत सारे पढ़ाए होते हैं। उनमें से बड़ा आसान सा ही होता है कि इवेपोरेशन खाली सरफेस पर होती है, बॉइलिंग पूरे लिक्विड में बबल घूम रहे होते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो बाकी चीजें आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो, ये कोई सवाल समझाने वाला नहीं है। बॉइलिंग और इवेपोरेशन का लेक्चर बच्चे को आता हो तो उस लेक्चर से ये सवाल बिल्कुल सीधा साधा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब थर्मल कंडक्शन इन अ मेटल बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है जनाब, आपको पता है कि जो थर्मल कंडक्शन होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं हॉट एंड से और फ्रीली भागते हैं मेटल में इधर से उधर। तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली भागते हैं मेटल के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ भागेंगे, फ्रीली भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली थ्रू आउट द मेटल। सो द राइट आंसर इज 20 सी, इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखिए, एटम एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली नहीं सर, एटम नहीं भागते, इलेक्ट्रॉन भागते हैं। एटम एंड इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट नहीं सर, एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमेन अटैच टू द एटम नहीं जनाब, इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं जी इधर से उधर। तो इसलिए इसका आंसर सी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके अंदर हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट कॉजेज द रिपल्स टू रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्शन कब होती है सर, रिफ्रैक्शन कब होती है? तो भाई रिफ्रैक्शन जब होती है जब पानी की वेव डीप से शैलो रीजन में आती हैं। डीप से शैलो रीजन में आने से उनकी स्पीड चेंज होती है। सर स्पीड चेंज होगी डीप रीजन से शैलो रीजन में जाने से, तो रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन वाटर वेव का होता है, वाटर वेव की स्पीड का चेंज होना, डीप से शैलो में जाना, इट इज रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पानी की वेव्स बैरियर के बिटवीन गैप्स में से जा रही है, गैप इन अ बैरियर, गैप्स में से जा रही है, विच चेंज विल इंक्रीज द डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो आपको याद है
कि वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए और साइज ऑफ गैप छोटा होना चाहिए। साइज ऑफ गैप छोटा होना चाहिए। अगर आप रिफ्रैक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होना चाहिए, और वेवलेंथ का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं वेव्स की वेवलेंथ बढ़ा दूं या फ्रीक्वेंसी कम कर दूं, इन दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज, या विड्थ ऑफ गैप को डिक्रीज कर दूं, तो ये आंसर बन जाएगा। तो 22 में अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड, सर एम्पलीट्यूड का इस टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है। इंक्रीज द विड्थ, नहीं सर, डिक्रीज द डेप्थ है, इंक्रीज द डेप्थ तो नहीं, विड्थ तो नहीं है। रिड्यूस द डेप्थ, सर डेप्थ से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, यस, अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो डिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो डिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो 22 का आंसर है डी। 22 का आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी। द डायग्राम ईच शो अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओ पासिंग थ्रू अ थिन कन्वर्जिंग लेंस। प्रिंसिपल फोकसेस इन ईच डायग्राम आर लेबल्ड एज एफ। ठीक है जी। कहना क्या चाह रहे हैं ये बताइए। जो रे सेंटर से पास होती है वो सीधी जाती है, सही बात है सर। जो रे पैरेलल जाती है वो फोकल पॉइंट में से पास होती है, पर ये तो फोकल में से पास नहीं हो रही, तो गलत बात है। सर जो फोकल पॉइंट में से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, सही बात है। तो याद रखिएगा, देयर आर 3 रूल्स। रूल नंबर 1, जो रे लेंस के सेंटर से जाएगी सीधी चली जाएगी, चाहे कहीं से भी आ रही हो। जो रे भी लेंस के सेंटर से आएगी, इट गोज स्ट्रेट, कहीं से भी आ रही हो। जो रे पैरेलल आएगी, सर फोकल पॉइंट में से पास करेगी, ये इन्होंने गलत बनाया हुआ है। तो और जो फोकल पॉइंट से रहेगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो जनाब ये सही है और ये सही है, 1 और 3। और 1 और 3 अगर सही है तो इसका आंसर है सी। 1 और 3 सही है तो इसका आंसर है सी। तो 23 का आंसर सही है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। 24 में ऑप्टिकल फाइबर। सर जब कभी हम ऑप्टिकल फाइबर को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी हाँ, इसमें भी लिखा हुआ है जनाब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने जा रहा है। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने जा रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए? सर इसमें होना ये चाहिए कि दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ एंगल क्यू, दिस एंगल क्यू, दिस एंगल क्यू इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सर क्रिटिकल एंगल उसने दिया हुआ नहीं है, तो भैया पहले क्रिटिकल एंगल निकालो। कैसे निकालोगे क्रिटिकल एंगल? बड़ा मुश्किल सवाल दे दिया इन्होंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39। इस 1.39 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1/sin c क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले में डाल दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39, क्रिटिकल एंगल यू हैव टू कैलकुलेट। जब आप क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करोगे, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्रिटिकल एंगल क्या आ रहा है? 24 में क्रिटिकल एंगल क्या आ रहा है जनाब? आई थिंक इट शुड बी 47। और अगर 47 एंगल है तो इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन 47, क्योंकि इसका आंसर भी है, इसलिए मैंने 47 को पिक करा है। ठीक है ना? लेकिन मेथड मैंने आपको पूरा सिखाया है कि जो क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1/sin c के फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्रिटिकल एंगल निकालोगे। जो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा उस क्रिटिकल एंगल को हम लोग शिफ्ट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है? अच्छा बेटा, जरा यहाँ के बजाय ना, यहाँ जितने हमें मच्छर तंग कर रहे हैं, तो इसलिए बेटा मैं अपना जरा रूम चेंज कर रहा हूँ यार, यहाँ पे ना मच्छर मुझे तंग कर रहे हैं, सॉरी भाई। क्लास चल रही है। ठीक, तो जल्दी से बेटा इस कैलकुलेशन को नोट कर ले। कैलकुलेशन बेटा मैंने आपको यूं समझाई
कि क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सामने रखकर मैंने पहले कैलकुलेट किया क्रिटिकल एंगल, और जब क्रिटिकल एंगल भी आ गया तो उस क्रिटिकल एंगल को मैंने कंपेयर कराया इंसिडेंट एंगल के साथ। इस क्वेश्चन में इंसिडेंट एंगल एंगल क्यू, एंड दिस इंसिडेंट एंगल क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इसलिए 24 का आंसर होगा बी। ठीक है बेटा, मैंने अपनी जगह भी चेंज कर ली और जगह चेंज करते करते मैंने आपको बात समझा भी दी है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आ रहा है सन इक्लिप्स। 25 में आ रहा है सन इक्लिप्स। कह रहे जनाब, जब मून आ जाता है जमीन और सूरज के दरमियान, जब चांद आ जाता है जमीन और सूरज के दरमियान, तो सूरज कवर हो जाता है। ठीक है ना, अब कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट वो सूरज को कवर कर लेता है। तो जब चांद सूरज को कवर कर लेता है तो हम लोग कह देते हैं सन इक्लिप्स, उर्दू में हम लोग इसको कहते हैं सूरज ग्रहण। अब क्वेश्चन ये है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी बात सही है। ठीक है ना, तो इसमें मैं डायरेक्ट बेटा पहले आंसर देख रहा हूँ। आंसर लिखा हुआ है डी, क्योंकि सारी बातों को एक्सप्लेन करना बड़ा लंबा हो जाएगा। डी, इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मल एनर्जी होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विजिबल लाइट फ्रॉम द सन, ऑल डिसअपियर एट द सेम मोमेंट। जी हाँ, सूरज से जितनी भी रेडिएशन आ रही है, अगर आपको याद हो, सूरज से तीन तरह की रेडिएशन आ रही है। सूरज से थर्मल एनर्जी आ रही है इंफ्रारेड, लाइट आ रही है विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट आ रही है। सूरज से तीन तरह की रेडिएशन आ रही है। जब सन इक्लिप्स होता है तो सन इक्लिप्स में चांद, इन सारी तीनों तरह की जो रेडिएशन होती हैं वो हमारी जमीन पर उस मूवमेंट पर गायब हो जाती हैं एट द सेम मोमेंट। सो द राइट आंसर इज डी। अच्छा, बाकी के अंदर क्या करें, इंफ्रारेड रेडिएशन गायब हो जाती है, विजिबल लाइट और ये आ रही होती है, अल्ट्रावायलेट आ रही होती है, ये गायब हो जाती है। यानी कोई एक आ रही होती है, कोई गायब, कोई एक आ रही होती है, कोई एक गायब। आप लोग भाई याद कर लें, जब सूरज ग्रहण होगा, जब सूरज को चांद बीच में आके कवर कर लेगा, तो चांद के कवर करने पे सारी की सारी रेडिएशन, और तीन तरह की रेडिएशन है, तो ये तीनों रेडिएशंस कवर हो जाएंगी और हमारी जमीन पर इसमें से कोई भी रेडिएशन एट दैट मोमेंट नहीं आ सकेगी। तो 25 का आंसर है बेटा डी। 25 का आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। 26 जनाब ये है कि साउंड वेव एयर में से पास कर रही है। ये एयर के पार्टिकल्स हैं। एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे के जहां बहुत करीब करीब है, ऑब्वियसली ये कंप्रेशन है, और जहां पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है वो रेयर फैक्शन है। ठीक है ना, पार्टिकल्स का करीब करीब होना इट इज कंप्रेशन, और पार्टिकल्स का एक दूसरे से दूर दूर हो जाना इट इज कॉल्ड रेयर फैक्शन। तो एक्स को कंप्रेशन कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स इज द कंप्रेशन, और वाई को रेयर फैक्शन कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसका आंसर ए ही है। बाकी में तो फिर उल्टी सीधी बातें करके आपको बहका रहे हैं। जहां पार्टिकल बहुत करीब करीब हैं इट इज कंप्रेशन, एक्स इज कंप्रेशन। वाई भी रेयर फैक्शन है और डब्ल्यू भी रेयर फैक्शन है। आप देख लीजिए, किसी जगह डब्ल्यू की इसने बात ही नहीं की रेयर फैक्शन में। ठीक है ना, तो डब्ल्यू भी रेयर फैक्शन है और वाई भी रेयर फैक्शन है। कंप्रेशन की बात करूं तो वी कंप्रेशन है, एक्स कंप्रेशन है, जेड भी कंप्रेशन है। तो पार्टिकल का करीब करीब होना कंप्रेशन, दूर दूर होना रेयर फैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम पढ़ाते हैं कि जो आपको पता है, कॉमन सेंस का सवाल है, क्या लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, लाइक चार्ज दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो अगर दोनों स्फीयर्स पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, और जब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तो इस कंडीशन में जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑन द स्फीयर वो ऑप्शन डी वाली होगी।
ऑप्शन डी वाली डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द राइट आंसर, जिसमें दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उनकी रिपल्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर दूर हो गया है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर दूर हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि दो सेपरेट सर्किट्स हैं, दोनों में डिफरेंट पावर सप्लाई लगाई हुई है। बोथ पावर सप्लाई प्रोवाइड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, दोनों से करंट की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है जनाब, दो पावर सप्लाई, याद रखिएगा पावर सप्लाई देती है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज से फिर करंट जनरेट होता है, करंट डिपेंड करता है सर्किट पे, करंट डिपेंड करता है सर्किट पे, पावर सप्लाई से वोल्टेज आ रहा होता है। ठीक है, अब खुद आपको बता रहे हैं कि जो पावर सप्लाई P है उसकी ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, जो पावर सप्लाई Q है उसकी जो ईएमएफ है वो 3 वोल्ट है। ठीक है जनाब, तो दोनों की ईएमएफ में, दोनों के वोल्टेजेस में डिफरेंस है। अब पूछ क्या रहे हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट Q आर करेक्ट व्हेन कंपेयर्ड विद P, व्हेन कंपेयर्ड विद P। ठीक है जनाब, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, बात तो काफी मुश्किल स्टाइल से कह रहे हैं, जरा दोबारा गौर से सुन लीजिएगा। दोनों में सेम करंट है, ये बात तो एक सेम है, दोनों में करंट सेम है, दोनों से करंट सेम आ रहा है, दोनों के वोल्टेजेस डिफरेंट है। ठीक है जी, तो जरा जल्दी से आ जाइए ऑप्शन नंबर 1 पर, ऑप्शन नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर 1 में वो कह रहा है कि क्यू सप्लाईज ट्वाइस चार्ज पर यूनिट टाइम। सर जब वो खुद कह रहा है कि दोनों का करंट सेम है, भाई करंट सेम है, तो सर करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। जब कह रहे हैं करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा, चार्ज भी सेम होगा। कह रहे हैं चार्ज डबल है, तो सर ये बेवकूफाना बात है। पर यूनिट टाइम, दोनों का टाइम भी सेम है, टाइम भी सेम है। ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल गलत है भाई, जब दोनों का करंट सेम है तो दोनों का चार्ज सप्लाइड पर सेकंड भी सेम होगा, तो चार्ज डिफरेंट हो ही नहीं सकता, बेवकूफाना बात हो गई। अच्छा 2 पर आ जाए, क्यू सप्लाईज ट्वाइस एनर्जी। अब आपको याद है ईएमएफ, सर ईएमएफ होती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो क्यू की एनर्जी डबल है, भाई क्यू का वोल्टेज डबल है, क्यू का वोल्टेज डबल है, क्यू का वोल्टेज डबल है तो क्यू की एनर्जी भी डबल होगी पर यूनिट चार्ज। ठीक है जनाब, ईएमएफ क्यू का 3 वोल्ट है, पी का 1.5 वोल्ट है, ईएमएफ डबल तो एनर्जी भी डबल, क्यू डबल एनर्जी सप्लाई कर रही है पर यूनिट चार्ज भी, और क्यू डबल एनर्जी दे रही है पर यूनिट टाइम भी, तो एनर्जी डबल है, एनर्जी डबल है। तो 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अलबत्ता स्टेटमेंट नंबर 1 कि चार्ज, भाई चार्ज करंट पे डिपेंड करता है, करंट सेम है, करंट सेम है तो दोनों का चार्ज भी सेम होगा, करंट सेम है तो दोनों का चार्ज भी सेम होगा। आई होप के 28 क्वेश्चन तक जाते जाते बच्चों का दिमाग हिल गया होगा। अब अगर मैं और आपके दिमाग के अंदर बातें ठूसूंगा तो मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चा चुपचाप से सो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि बच्चा कहाँ चला गया। तो इसलिए हमें अक्लमंदी ये करना चाहिए कि अगर 1 घंटा क्लास का हो गया हो तो हमें इसको यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेना चाहिए।